जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया, 4 ही 5 दिन और बचे हैं आपके पेपर में। और देखिए, मैंने बहुत अच्छे सारे एयरफोर्स वाई ग्रुप के जितने भी मैथ्स के फार्मूले से इम्पॉर्टेंट सबको मैं लेके आया हूँ इकट्ठा। और इसको एक बार देख लीजिए और तैयारी में और शार्पनेस आ जाएगी इससे। आपके सारे हमारे फार्मूले इकट्ठे हैं। देखिए, पहले हम परसेंटेज में बात करेंगे। पहले अगर बात करते हैं परसेंटेज में तो क्या आता है। देखिए, परसेंटेज कमी वृद्धि निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो परसेंटेज वृद्धि अगर निकालनी है तो क्या होता है, वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान गुणे क्या होता है 100। हमेशा क्या होता है, प्रारंभिक जो भी वृद्धि हमारी या कमी जो भी होता है कैलकुलेट होता है उस किस पे होता है, प्रारंभिक मान पे। ठीक है ना, किस पे, प्रारंभिक मान पे। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि पूछे तो वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान गुणे 100, यानी कि इंक्रीमेंट अपॉन क्या, इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये हो गया अगर कमी हो रहा है तो प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कमी अपॉन प्रारंभिक मान गुणे 100। क्लियर है। अगर इसके बाद से त्रुटि आता है, परसेंटेज में हम त्रुटि पढ़ते हैं कि नहीं, एरर परसेंट। एरर परसेंट कैसे निकालते हैं, तो एरर अपॉन क्या होता है, प्रारंभिक मान। देखिए थोड़ा सा ये गलत हो गया, एरर अपॉन क्या होता है, यहाँ पे प्रारंभिक मान होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक मान। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा। क्या होता है, त्रुटि परसेंट बराबर क्या होता है, त्रुटि अपॉन प्रारंभिक मान गुणे 100, यानी कि कितने का एरर आया और कितने पे, प्रारंभिक मान जो भी होगा उसको नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो एरर परसेंट कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद से मूल्य खपत खर्च वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस पे क्वेश्चन भी किया होगा। मूल्य खपत खर्च बराबर क्या होता है, क्या होता है इसका फार्मूला, खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत, यानी कि कितना प्राइस है और कितना कंजप्शन है तो उसके अकॉर्डिंग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, एक्सपेंडिचर निकल जाता है, खर्च निकल जाता है। इसके बाद से देखिए, ये शहर वाली पॉपुलेशन वाली फार्मूले हमें इंपॉर्टेंट है। ये किस में आता है, परसेंटेज वाले में। क्या होता है, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है तथा R% प्रति वर्ष के दर से बढ़ती है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, P है, और R% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो अब पूछा जाए कि N वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि N वर्ष बाद जनसंख्या होगी P इंटू 1 + R/100 पावर N, यानी कि N हमारा टाइम है और R किस रेट से बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा N वर्ष बाद फार्मूला हो गया। यानी कि उस टोटल जो टाउन का जो पॉपुलेशन होगा ना N वर्ष बाद, कब, जब वो बढ़ रहा हो R% रेट से बढ़ेगा तो ये होगा प्लस होगा यहाँ पे। अगर इसी को पूछ दे N वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए, पहले की जनसंख्या होगा तो इसको P अपॉन करके लिखते हैं। कितना लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं P अपॉन करके। देखिए क्या लिखते हैं, P अपॉन करके लिखते हैं। ये देखिए, ये हमारा फार्मूला हो गया, क्या हो गया, P अपॉन 1 + R/100 पावर N, यानी कि 1 + R/100 पावर N P के नीचे आ जाता है जब पहले की जनसंख्या निकालनी होती तो। इसके बाद से देखिए, अगर जनसंख्या घट रही है R% रेट से तब क्या होगा। देखिए, जनसंख्या अगर घट रही है, हमारा किसी शहर की जनसंख्या P है और R% रेट से क्या हो रही है, घट रही है, तो पूछा जाए कि N वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो बस उसमें क्या कर देंगे बताइए, माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर हमारी पॉपुलेशन घट रही है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, P ब्रैकेट में 1 - R/100 पावर N। और यहीं पर पूछ दे कि N वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए, तो पहले की जनसंख्या में P अपॉन नीचे हो जाएगा 1 + R/100 पावर N। क्लियर है। इसके बाद से आता है हमारा जो पास और फेल वाला फार्मूला होता है कि नहीं, याद है कि नहीं, पास और फेल वाले जो क्वेश्चन करते हैं उसमें ये जरूरत पड़ता है। ठीक, क्या होता है, प्रतिशत अंक अगर हमें निकालना है तो कितना हम नंबर पाए, यानी प्राप्तांक अंक ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइडेड बाई कितना, टोटल मार्क, यानी पूर्णांक हमारा क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स, ये नीचे रहेगा, और इंटू 100, तो हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट हो जाता है। ये फार्मूला हो गया। ये हमारा वेन डायग्राम के क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग, क्या पढ़े होंगे, याद है, जिसमें वो पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग कि कोई सब्जेक्ट, कोई एग्जाम होता है मैथ और इंग्लिश का, इतने % मैथ में पास है, इतने % इंग्लिश में पास है, इतने % दोनों में पास है, तो पूछेगा दोनों में कितने % फेल है, तो इसका ये फार्मूला होता है। देखिए, या इसको करिए मैथ, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मैथ, ये हमारा हो गया, ये वाला जो सर्कल है मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कर रहा है, इंग्लिश को कर रहा है। तो ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ना, जो कॉमन पार्ट है ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों जो पास होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, फार्मूला हमारा होगा गणित में पास प्लस इंग्लिश में पास, अब माइनस क्या, दोनों में पास, अब प्लस दोनों में फेल बराबर कितना, 100%। हमने बताया था, याद है ना, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमें मैथ में पास देता है, इंग्लिश में पास देता है, दोनों में पास पता चला तो दोनों में फेल निकाल लेंगे, बराबर कितना, 100%, तो कितने % दोनों में फेल होंगे। कोई मिलाकर के इसमें 3 दिया होगा, एक हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली।
ये हो गया वेन डायग्राम से क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा फार्मूला हो गया। इसके बाद से अगला देखिए, इसका से प्रॉफिट एंड लॉस में जब जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैलकुलेट करते हैं पता ही है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, छोटा होता है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हानि हो रही है तो हानि का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हानि को लॉस बोलते हैं, लॉस ये सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एसपी। तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। अगर परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट का ये फार्मूला हो गया। क्या होता है, देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन होती है ना, किस पे होती है, सीपी पे होती है। किस पे, सीपी पे। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो गया। लॉस परसेंट निकालेंगे तो कितने रुपए का लॉस हुआ और कितने पर, सीपी उसकी कितनी है, खरीदारी कितनी है, और इंटू 100 कर देंगे तो लॉस परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर हमें पता है एसपी निकालना है, अगर हमें सीपी पता है और उसको बेचने या खरीदने में कितने परसेंट का हमारा, बेचने में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ये दिया है और हमें सीपी दिया है, तो हम यहां से एसपी निकाल लेते हैं फार्मूले में। यानी एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन 100। देखिए ये फार्मूला यहां से यहां तक है, ठीक, ये हो गया हमारा। इसके बाद से देखिए नीचे वाला, अगर हमें एसपी पता है और उसको हम कोई आर्टिकल सीपी में खरीदे हैं नहीं पता है, लेकिन एसपी पता है और उस पर कितने का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हो रहा है, तो ये फार्मूला निकालने का हमारा होता है क्या, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपान, इसी को उल्टा कर देंगे, 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखिए जब प्रॉफिट होगा तो प्लस वाला साइन लगता है, क्या, प्लस वाला साइन प्रॉफिट के साथ आ जाता है और माइनस वाला साइन किसके साथ आता है, लॉस के साथ आता है। ये फार्मूला हो गया हमारा। ये देखिए ये डिस्काउंट जब होता है हमारा, उसमें हम बताते हैं, ये क्या हमने लिखा है, यहां पे लिख रखा है मैंने, देखिए यहां पे हमने लिखा है सीपी, फिर आता है एमपी, फिर आता है एसपी, आता है कि नहीं, सीपी आता है, फिर हमारा क्या आता है, एमपी आता है, फिर हमारा एसपी आता है। यानी कोई चीज हम कितने में खरीद रहे हैं, ये सीपी हो गया, कितना हम अंकित कर रहे हैं, ये मार्क प्राइस हो गया, कितना का लेवल लिया, और डिस्काउंट देके हम कितना में बेचेंगे, तो ये हमारा डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस होगा। कहने का मतलब डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, किस पे, मार्क प्राइस पे। और सीपी और एसपी देखेंगे तो इससे हमारा कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है या फिर कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, यहां से पता चलता है। ठीक है, इसमें फार्मूला जो होता है मैंने करा दिया था, कुल मिला के बस इतना ही हमें बताना है कि हमारा डिस्काउंट कहाँ कैलकुलेट होता है। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, जब डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कितनी है, सीपी हमें पता है, एसपी पता चल गया तो कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस होगा ये निकल जाएगा। फिर अगला देखिए, इसके बाद से आ जाइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। देखिए ये सब फिगर पढ़े, ये सब फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए और बी का वर्गानुपात की बात करें, वर्गानुपात मतलब क्या होता है, स्क्वायर रेशियो नहीं, क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो, इसका इंग्लिश में होता है वर्गानुपात। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए और बी का वर्गमूलानुपात यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात की बात करेंगे तो अंडर रूट ए इज टू अंडर रूट बी हो जाएगा। इसी तरीके से ए और ए इज टू बी का अगर घनानुपात हमें निकालना है, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ए क्यूब इज टू कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से ए इज टू बी का घनमूलानुपात अगर निकालना है, यानी कि इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो कितना हो जाता है, क्यूब रूट, इसमें पता ही है घन है तो क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। क्लियर है ना, ये हो गया हमारा। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं, दो रेशियो दिया है, इंक्लूडेड रेशियो अगर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं बताइए। ए और बी हमें दे दिया एम इज टू एन, बी इज टू सी दे दिया पी इज टू क्यू, तो ए इज टू बी इज टू सी अगर निकालना है तो हमने बताया था एरो चलना पड़ता है ना। देखिए कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो ए निकल जाता है, बी को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सी के लिए ये करना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, एम इंटू पी कर देंगे तो हमारा ए पता चल जाता है, एन इंटू पी कर देंगे तो बी पता चल जाएगा, और क्यू इंटू एन कर देंगे तो हमारा सी पता चल जाएगा। ये फार्मूला होता है। यदि देखिए यहाँ पे अगर हमें पी कोई रुपीज दिया हुआ है, पी ए बी सी में है, कोई पी रुपए को हमें ए बी सी रुपए में बांटना है, सॉरी पी रुपए को ए टू बी सी के अनुपात में हमें बांटना है, तो कितना फर्स्ट पार्ट कितना होगा,
सेकेंड पार्ट कितना होगा और थर्ड पार्ट कितना होगा। रेशियो का बंटवारा है और कुछ नहीं है। क्या होता है, ए अपान तीनों को ऐड कर लेते हैं, ए अपान ए प्लस बी प्लस सी, और कितना अमाउंट है पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट हमें पता चल जाएगा। सेकेंड पार्ट निकालना है तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, बी है तो बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो सेकेंड पार्ट पता चल जाएगा। इसके बाद से देखिए थर्ड पार्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और इंटू पी, ये थर्ड पार्ट का फार्मूला हो जाता है, जो आप जानते हैं कि रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है बहुत ईजिली। इसके बाद से देखिए ये सब तो पता ही है, अगर a इस टू बी इस टू सी का व्युत्क्रमानुपात पूछेगा तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, देखिए 1 अपॉन ए इस टू 1 अपॉन बी इस टू 1 अपॉन सी हो जाएगा। a इस टू बी, अगर हमें दो रेशियो दिया है, एक a इस टू बी है, एक p इस टू q है, पूछा जाए कि मिश्रित अनुपात निकालिए यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालिए, ये व्युत्क्रमानुपात ऊपर का इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो, इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रेशियो। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें पहला जो पद है इस रेशियो का, इसका पहला पद है, इसको मल्टीप्लाई, दूसरा पद और दूसरा पद इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और ए का पी में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो देखिए ए पी इस टू क्या हो जाएगा, बी की हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगर हमें कोई प्रोपोर्शन में दिया हुआ दो रेशियो अगर प्रोपोर्शन में है, दो रेशियो में क्या है, प्रोपोर्शन में है a इस टू बी और ये प्रोपोर्शन का साइन है c इस टू डी है, तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है कि नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देखिए उधर लिखा गया, हम यहीं पे लिख देते हैं, ये मीन हो गया, ये क्या हो गया, मीन। b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन हो जाता है यानी कि b इंटू सी, और एक्सट्रीम यानी कि किनारे वाले को यानी कि c और a और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दो हमें संख्या दिया है, कह रहे हैं कि इसका मध्यानुपात बताइए, क्या मध्यानुपात, ठीक है, मध्यानुपात निकालना है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट ए बी, क्या होता है, अंडर रूट ए बी, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं मध्यानुपात को, यानी कि दो नंबर है उसका कहेंगे कि मध्यानुपात बताइए, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ए बी, ठीक, ये रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। अगला देखिए, इसके बाद अगला देखिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देख लीजिए एक बार, मैंने कराया था इसको, बताया था कि नहीं, देखिए ये दोनों फार्मूले हमने बहुत अच्छे से बता दिए थे। अगर हमें कोई अमाउंट है, सॉरी कोई मूलधन है हमारा, कोई प्रिंसिपल है, रेट हमें पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो एसआई निकालने का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, मिश्रधन निकालने का, तो मूलधन में एसआई को ऐड कर दिए तो मिश्रधन निकल जाएगा, यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एसआई निकलता है, ये हो गया हमारा। इसके बाद से क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ, यदि कोई राशि कोई प्रिंसिपल है R1% के एसआई दर से, ये एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है, एसआई का हमारा फार्मूला है, R1% एसआई दर से N1 गुना हो जाता है तथा R2% एसआई दर से N2 गुना हो जाता है, तब ये फार्मूला होता है, कितना होता है, N1 माइनस 1 अपॉन R1 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसमें दे देगा आपको कि R1 रेट से कोई धन N1 गुना हो गया तो उसी R2 रेट से, हमारा R2 रेट से कितना गुना हो जाएगा, दूसरा हमें रेट दे देगा तो पूछेगा कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, तो N2 निकालना होगा इसमें। इसी तरीके से इसमें देखिए, यदि कोई राशि T1 वर्षों में N1 गुना तथा उसी दर से T2 वर्षों में N2 गुना हो जाता है, तो ये फार्मूला होता है, कितना होता है, N1 माइनस 1 अपॉन T1 N2 माइनस 1 अपॉन T2। इस पे हम सारे क्वेश्चन करा चुके थे, जो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे ना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको पूरा पता है फार्मूला कहाँ से होगा क्या होगा, ठीक है ना, उनको पूरा पता होगा। इसके बाद से देखिए यहां पे आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है हमारा, ठीक है, लेकिन इसके सॉल्व करने के अल्टरनेटिव मेथड भी है, अलग अलग है, तो जिनको फार्मूले से मत करिएगा, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। ए बराबर क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपन 100 पावर एन, आर क्या है हमारा, रेट है, ये प्रिंसिपल हो गया, तो यहाँ से अमाउंट निकलता है N1 एन टाइम में अमाउंट निकलेगा, तो अमाउंट जब निकल गया तो सीआई निकालना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो सीआई पता चल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक फार्मूला है हमारा, देखिए ये फार्मूला देखिए, जो अभी हम एसआई वाले में पढ़े थे, अब सीआई वाले में देख लीजिए कितना है, सीआई वाले में देखिए क्या लिखा है, यदि कोई धन R% सीआई की दर से T वर्षों में N गुना हो जाता है, तब T इंटू X वर्षों में N पावर X गुना हो जाएगा। ये फार्मूला हमने कराया था, ये पता है ना, ये हमने फॉर्मेट सेट करके दिए थे आपको कि कोई धन
t वर्षों में n गुना हो जाता है तो t इंटू x वर्षों में कितना हो जाएगा, n पावर x गुना हो जाएगा। क्लियर है ना, ये चीजें मैंने कराया था फार्मूले में। देखिए इसके बाद से देखिए SI CI में जो हमारा CI में किस्त के जो क्वेश्चन होते हैं, जो किस्त का क्वेश्चन होता है वो ये होता है, कह रहा है कि जब कोई P धनराशि है R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, की दर यानी कि रेट से, ठीक है ना, दर से n समान किस्तों में अदा करनी है, n समान किस्तों में अदा करनी है। तो प्रत्येक किस्त अगर x रुपए का है, प्रत्येक किस्त कितना है, x रुपए का है, तो हम इसमें फार्मूला जो निकालेंगे किस्त कितने का बनेगा, तो ये फार्मूला होता है P बराबर कितना होता है, x अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 प्लस x अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3 और अप टू डॉट डॉट डॉट, जितना किस्त होगा उतना बार लिखेंगे। 3 है तो 3 तक ला के छोड़ दीजिए, 2 किस्त है तो बस फार्मूला हमारा इतना ही होगा, सिर्फ यही 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये फार्मूला हमारा किस्त का क्वेश्चन होता है, किसका, CI का। और SI में कोई खास फार्मूला होता नहीं है किस्त का, उसको मैंने दूसरे तरीके से बताया था। बट CI का देखिए, CI में जो किस्त का फार्मूला होता है ये होता है, जितने किस्त में चुकाना है, अगर 2 किस्त में चुकाना है तो फार्मूला सिर्फ हमारा इतना बनेगा, 3 में तो इतना, ऐसे 4 किस्त में तो हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। वैसे 2 से ज्यादा पूछता भी नहीं है, कभी कभी 3 पूछ देता है, लेकिन 3 से ज्यादा किस्त का नहीं पूछता है कभी भी। देखिए इसके बाद से देखिए अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है इसमें। अब आते हैं एवरेज में। एवरेज में क्या होता है, देखिए एवरेज में हमारा क्या होता है, एवरेज में पता है क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है ना। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जितने भी हैं, सॉरी सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, होते हैं कि नहीं होते। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये एवरेज का फार्मूला हो गया, पता ही है। और इधर देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे थी, फार्मूला होता है n प्लस 1/2, कितना होता है, n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना होगा तो कितना होता है, n प्लस 1/2। इसी तरीके से प्रथम n संख्याओं का औसत अगर निकालना है, n सम संख्याओं का औसत, देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स कितना होता है, n प्लस 1 होता है, कितना होता है, n प्लस 1। आप एग्जाम्पल सेट कर लीजिएगा, फार्मूला मैंने बता दिया। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत यानी कि फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है, वो n होता है। अगर पूछा जाए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ तो आंसर भी कितना होगा, 50 होगा, कितना होगा, 50, जितना होगा वहीं। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, ये चीजें कर जाएंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है इधर देखिए, लिखा हमारा यदि n संख्याओं का औसत p है, n संख्याओं का औसत क्या है, p है, तो कह रहे हैं कि सभी संख्याओं को a से बढ़ा या घटा दिया जाए तो औसत भी हमारा a से बढ़ और घट जाएगा, सीधा सीधा। देखिए अगर 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, कोई भी 5 संख्या उसका औसत p निकल के आया, तो कह रहा है कि सारे नंबर्स में जितने भी 5 संख्या सब में 2-2 बढ़ा दीजिए, कितना, 2-2। तो जो 2-2 बढ़ाएंगे ना तो हमारा औसत भी फिलहाल में क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। अगर p है तो p प्लस 2 हो जाएगा नया औसत। अगर कहेगा कि सब में से नहीं 2-2 घटाइए, नया औसत बताइए कितना होगा, तो p माइनस a हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, औसत 2 घट जाएगा, p माइनस a हो जाएगा। बढ़ेगा a, सब में a जोड़ना है तो p प्लस a नया औसत होगा, और सब में अगर a घटाना है तो p माइनस a नया औसत होगा। दोनों के एक ही में करके लिख दिया गया है यहाँ पे। देखिए इसी तरह वो बढ़ाने और घटाने वाली बात थी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, देखिए यहां पे इसी तरीके से a से गुना या भाग दिया जाए तो औसत भी क्या हो जाएगा। अगर देखिए यहां पे पूरा टाइप नहीं हो पाया है, क्या हो गया, अगर n संख्याओं का औसत कितना है, p है, सारे नंबर्स में अगर a का गुणा किया जाए या a से भाग दिया जाए तो औसत भी हमारा क्या हो जाएगा। देखिए गुणा किए हैं तो नया औसत p प्लस a हो जाएगा। अगर सब में हम क्या किए हैं, a से भाग दिए हैं तो नया औसत p माइनस a हो, सॉरी p डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। क्लियर है ना, यानी n संख्याओं का औसत अगर p दिया है, बोले कि नहीं सारे नंबर्स में a का गुणा करिए तो नया औसत बताइए, तो नया औसत में भी a से गुणा हो जाएगा, यानी कि p इंटू a हो जाएगा। जब दे दिया कि n संख्याओं का औसत कितना है, p है, और कहे कि नहीं सभी संख्याओं में भाग दीजिए कितने से, a से, तो नया औसत भी कितना हो जाएगा, जो नया औसत होगा वो p में a से भाग दे दिए, पता चल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बताया, n क्रमिक संख्याओं का औसत अगर p है, कह रहे हैं कि यदि उसमें अगली संख्या शामिल, अगली x संख्या शामिल कर लिया जाए,
अगली x संख्या शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा, x/2 बढ़ जाएगा। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा सीधा बोलेंगे। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, एक एग्जांपल देख लीजिए। कह रहा है कि n क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, p है। तो n क्रमिक संख्याओं का औसत p होने का मतलब समझ रहे क्या है, कोई भी 5 क्रमिक संख्या लीजिए, कोई भी कहीं से भी, एक नहीं है कि एकदम शुरुआत से ही 5 लेने, नहीं, कोई भी 5 क्रमिक संख्या लीजिए, उसका औसत देखिएगा कितना आया, कुछ औसत आएगा। अब कह दिया जाए कि अगली उसमें से 3 संख्या और ऐड कर लीजिए, तब बताइए नया औसत कितना होगा। तो जैसे अगली 3 संख्या ऐड करेंगे ना तो नया औसत 3/2 से बढ़ जाएगा, कितना 1.5 बढ़ जाएगा। यानी कि जो पुराना औसत होगा उसमें 1.5 को ऐड कर दीजिएगा, नया औसत निकल जाएगा। तो जब भी हमारा कहेगा कि n क्रमिक संख्याओं का औसत p है, कहेगा कि अगली x संख्या शामिल करेंगे तो औसत कितना बढ़ता है, x नहीं बढ़ता है, कितना बढ़ता है, x/2 बढ़ता है। कितना बढ़ता है, x/2 बढ़ता है। क्लियर है। ये देखिए इसके बाद से वर्क टाइम का देख लीजिए, ये जो मैंने बताया था आपको पता ही है, एक फार्मूला, बाकी तो होता सब कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फार्मूला होता नहीं है। इसको देख लीजिए, m1 d1 h1 e1/w1 m2 d2 h2 e2/w2, ये होता है ना। यहाँ पे m1 क्या है, नंबर ऑफ मेंस है, और d क्या है, नंबर ऑफ डेज है, आवर्स है, और e फॉर क्या है, इफिशियंसी है, कितना कुशल है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। और कितना काम कर रहे हैं तो ये W1 W2 क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, पता है ना। इतना ही आप रिलेशन पढ़ के, और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही जरूरत है आपको। m1 d1 h1 e1 अपॉन कितना W1 बराबर कितना m2 d2 h2 e2 अपॉन कितना W2। क्लियर है। इसके बाद से देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो फार्मूला होता है पता ही है हमें, क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना। स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें किलोमीटर पर आवर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कितने से, बताइए, किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर दें किससे। यहां पे देखिए ये सही नहीं बना है, इसको छोड़ दीजिए, हम करा रहे हैं यहां पे। अगर किलोमीटर पर आवर से किस में जाना है, हमें किस में जाना है, मीटर पर आवर में, सॉरी मीटर पर सेकंड में जब जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे किलोमीटर पर आवर में हमें पता है चीजों को, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारा मीटर पर सेकंड में है और किस में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, कितना, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए, 18/5 से। इसी का उल्टा कर देते हैं, कितने से, 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ये शॉर्टकट होता है। इसके बाद से देखिए अगला फार्मूला क्या है, देखते हैं। अगला फार्मूला इसको मैंने बताया था कि जब हमारा टाइम नियत हो, नियत का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट हो। जैसे हमें पता है स्पीड s बराबर कितना होता है, d/t होता है ना, d/t। देखिए जब टाइम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्मॉल t कर लीजिए, सबको ये स्मॉल d कर लीजिए, इसको ये कर लीजिए, ठीक है। s बराबर होता है d/t। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो हमारा कितना हो जाता है, क्या रिलेशन होता है, d1/d2 बराबर कितना, s1/s2। कोई डाउट है, d1/d2 बराबर s1/s2 यहां से निकल जाएगा। यहां पे देखिए जब दूरी कांस्टेंट होता है, जब दूरी यानी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो हमारा रिलेशन होता है ना वो इनवर्स रिलेशन होता है, किसमें, स्पीड में और टाइम में। यानी कि s1/s2 बराबर t2/t1, कितना होता है, t2/t1। इसके बाद से देखिए जब हमारा यदि क्या होता है, यदि चाल कांस्टेंट हो यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो यहां पर भी d1/d2 सीधा सीधा रिलेशन होता है, d1/d2 बराबर कितना, d1/d2 सीधा सीधा रिलेशन होता है। इस पे सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ पर्पज ये है कि एक बार फार्मूला देख लीजिए, सारे रिवाइज हो जाएंगे आपके और भूलेगा नहीं एग्जाम में। इसके बाद से औसत चाल का फार्मूला हमें पता ही है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कितनी दूरी ट्रेवल किया है, कुल दूरी करिए, और कुल टोटल समय कितना लिया है डिवाइड कर दिए तो औसत चाल निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद से अगला आइए, इसके बाद से देखिए, हाँ, एवरेज स्पीड क्या होता है, एक आदमी x किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब एक आधा डिस्टेंस समझिए, एक डिस्टेंस वो चला आधा डिस्टेंस या 2 किलोमीटर कर लिए, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, फिर अगला वो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसको पता चल रहा है कि y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो पूछेंगे थ्रू आउट जर्नी इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 2xy अपॉन
एक्स प्लस वाई, ये शॉर्टकट फार्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर में तो किलोमीटर पर आवर। इसके बाद से रिलेटिव स्पीड का तो हमने बता ही दिया था। देखिए रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, सापेक्षिक चाल क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। देखिए एक ही लिखा गया यहाँ पे, एक यहाँ पे लिखिए, जब सेम डायरेक्शन में होगा, एक और यहाँ पे बनाइए, एक और है, इसको करिए y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए जब सेम डायरेक्शन में बोलेगा, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है या दो कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक कार x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, एक कार y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल क्या होगा, x माइनस वाई। ये देखिए ये सिंबल होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। इस केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं और बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो होता है x माइनस वाई। नेगेटिव में नहीं आता है, ये स्पीड है ना। यहाँ पे जब अपोजिट डायरेक्शन में पता चल रहा है कि एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ रहा है, दूसरी ट्रेन आ रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि अपोजिट के केस में रिलेटिव स्पीड को प्लस करते हैं और हमारा क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड को माइनस कर लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद से देखिए, ये तो पता ही हमें, बोट एंड स्ट्रीम का फार्मूला एक ही होता है, इसी से सब लगना है हमारा। अगर हमारा शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल कितनी है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, इसी को बोलते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम। दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्लियर है। यहीं पे पूछे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी होगी, इसको बोलते हैं स्पीड डाउन अप स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। माइनस करते हैं किसमें, अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। ठीक। इसके बाद से देखिए आगे हम कहां पे, एलसीएम एचसीएफ पे, किस पे आगे, एलसीएम एचसीएफ पे। देखिए एलसीएम क्या होता है हमें पता ही है, दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर दो या दो से अधिक कोई संख्या दिया है, पूछा जाए इसका एलसीएम क्या होगा, तो उसका एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगा जो दी गई संख्या से क्या हो जाएगा, पूरी कट जाएगा। क्लियर है ना, एलसीएम ये होता है। एचसीएफ की बात करेंगे तो क्या होता है एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ होता है हमारा दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसलिए कम छोटी से छोटी होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए जिससे दी गई संख्या यानी कि इसके एचसीएफ से जो संख्या दी गई है उसमें पूरी तरीके से भाग चला जाए, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। थोड़ा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, बाकी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही जाएंगे। अब देखिए इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है, सर फ्रैक्शन में जब आ जाए तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे अगर हमें फ्रैक्शन में चीजें दे दिया, अगर हमें भिन्न में दिया हुआ है, अब पूछेगा इसके एलसीएम कितना होगा, देखिए इसी का पूछ दिया एलसीएम कितना होगा, या इसी का पूछ देगा एचसीएफ कितना होगा, पूछेगा ना, तो कैसे करते हैं। देखिए अगर हमें पूछा ये हमारा फ्रैक्शन है, भिन्न है, पूछा एलसीएम बताइए इसका, तो देखिए जिसका अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी एलसीएम है तो यहाँ एलसीएम है तो यहाँ पर भी एलसीएम होगा। क्लियर है ना। एलसीएम तो पहले एलसीएम आएगा, और किसका, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर मतलब अंश का, ACE का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और नीचे जो डिनोमिनेटर है BDF इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। ठीक है। इसके बाद से अगर एचसीएफ निकालना है इसी का, तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, किसको, अंश को, अंश वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे, अब बचा जो हमारा किसका, हर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ये होता है हमारा सीधा सीधा शॉर्टकट। ठीक। इसके बाद से अगला देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और हमें इसको बहुत अच्छे से पता ही है, सारे फार्मूले हमको पता ही है। क्या होता है बताइए, क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, पता ही है, ये भी पता है। ठीक। a माइनस, अगर a प्लस बी का होल क्यूब आता है तो कितना आता है, देखिए ये गड़बड़ लिख देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब है, सब में प्लस होता है, कितना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अब प्लस इन ब्रैकेट कितना होता है, a प्लस बी, देखिए कितना होता है, a प्लस बी। इसमें क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, सही है। ठीक। अब आता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है हमारा, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, देखिए प्लस है तो सबसे पहले प्लस आएगा, a प्लस बी,
दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछे तो सबसे पहले ए माइनस बी, और इसमें सब के सब प्लस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। इसके बाद से देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस वाले फॉर्मूले से। देखिए क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो होता है ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है ना, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें कंडीशन लगा देता है कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, पता चले कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी राइट साइड 0 हो जाएगा। यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, प्लस 3abc होगा ना, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3abc। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, देखिएगा ठीक। इसके बाद से अगला देखिए क्या है फार्मूला, ये देखिए ये हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस है। इंडिसेस देखिए पता ही हमें लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, अगर a पावर m इंटू ए पावर n है तो क्या होता है, a पावर m प्लस n होता है, कितना, a पावर m प्लस n। जब हमारा बेस बराबर है, आधार बराबर है और गुणा के साइन में हम घातों को परस्पर क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा a पावर m प्लस n। जब हमारा बेस है तो घातों को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, बेस हमारा इक्वल है और किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो हम घातों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। a पावर m पावर n कितना है, a पावर m पावर n, a पावर m और ब्रैकेट है n, ठीक है, a पावर m पावर n, a पावर कितना होता है m इंटू n होता है, ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है, तो a पावर m इंटू n होता है, पता ही है हमें। देखिए a पावर अगर 1 है तो कितना होता है, इसकी वैल्यू a ही होगा, a पावर 1 का मतलब a ही होगा। लेकिन यही a पावर अगर 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखिए इसमें सब एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे सारे एग्जांपल दे रखे हैं। देखिए 34 पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है। यहाँ पे a अपॉन b पूरे पे पावर m है तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, a पावर m b पावर m बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल 25 और 36 हो गया, देख ही रहे। अगर हमारा यहाँ पे है a पावर माइनस m है, इसको प्लस बनाना है तो 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन a पावर m, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर प्लस में बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर निगेटिव है, a पावर 1 अपॉन a पावर माइनस m है, ऊपर कर देंगे तो a पावर m वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे देखिए इस चीज को देखिए, a पावर कितना है, a पावर हमारा है x अपॉन y, कितना है, a पावर x अपॉन y, a पावर कितना है x अपॉन y। देखिए तो ये 1 अपॉन y ये हमारा स्क्वायर रूट बदल जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा, y क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए y रूट ऑफ a हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a पावर x हो जाएगा ये, और 1 अपॉन y ये क्या हो जाएगा, y रूट a हो जाएगा, कितना, इसको बोलेंगे y रूट a पावर x, y रूट a पावर x ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, y रूट a पावर x हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया तो ये पता है, ये 1/2 कितना होता है, 1/2 का मतलब ये स्क्वायर रूट यानी 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या था हमारा, रूल ऑफ इंडिसेस था। अब देखिए रूल ऑफ सर्ट्स आ जाएगा। रूल ऑफ सर्ट्स दिखाई दे रहा है क्या, देखिए चलिए हम इसको लिख देते हैं एक, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो। रूल ऑफ सर्ट्स देखिए क्या है, पहला हमें दे दिया है रूल ऑफ सर्ट्स में, यानी कि n रूट है, यहाँ पे a दिया है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, a पावर कितना, 1 अपॉन n, a पावर 1 अपॉन n लिखते हैं। इसी तरीके से अगर n रूट ऑफ a b दिया है, n रूट ऑफ कितना a b, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये अलग अलग रूट में इसको लिख सकते हैं, n ऑफ a और इंटू कितना हो जाएगा, n ऑफ b, n ऑफ b, ये अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हमारा डिवीजन में है, किसमें है, डिवीजन में, देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड में है, यानी कि n रूट ऑफ, देखिए n रूट ऑफ a अपॉन b है, कितना, a अपॉन b, डिवीजन में है तो ये हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको, n रूट ऑफ a और डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ कितना b, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा दिया देखिए n रूट ऑफ, देखिए अगला जो दिया हुआ है n रूट ऑफ a, कितना है, n रूट ऑफ a और इस पे पावर n लिखा गया, इस पे पावर n, तो हमें पता है इसकी वैल्यू a हो जाएगी। क्यों होगी, ये जब हमारा ये n रूट, जब हम इसको पावर में जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए a पावर n तो है ये है और अपॉन n हो जाएगा, देखिए जाता है तो 1 अपॉन n हो जाता है, तो n से n कैंसिल हो गया, कितना हो गया, a हो गया। क्लियर है। इसके बाद से देखिए अगर हमारा यहाँ पे 2 और है, क्या है हमारा, इसके बाद इसको मिटा देते हैं। इसके बाद से हमारा है कितना है, m है और m रूट ऑफ n रूट ऑफ a दिया हुआ है। देखिए m रूट ऑफ n रूट ऑफ कितना है, a दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा हमारा, अगर इसको लिखेंगे तो a पावर कितना, 1 अपॉन n लिखेंगे। देखिए किस तरीके से होगा, m
और इसको लिखेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट नहीं रहेगा, यहां से कितना हो जाएगा, ए पावर कितना हो जाएगा, ए पावर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एम एन, 1 अपॉन एम एन, और इसका कितना लिखेंगे, एम एन रूट हो जाएगा, एम एन रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम एन रूट ऑफ ए। इस तरीके से इसको लिखते हैं। लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो दिया हुआ है इसको देख लीजिए। लास्ट वाला जो दिया है हमें, ये है एन रूट ऑफ ए पावर एम, एन रूट ऑफ ए, और पावर कितना है, एम है, पावर एम है। तो पावर एम है तो इसको ए, एम को पावर को किस में अंदर कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं कितना, ए पावर एम और अपॉन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसको ए पावर एम को इसमें नीचे लेके आ जाइए, ए पावर एम, और इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, देखिए ये nth रूट लग जाएगा तो इसमें ये अंदर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ए nth रूट ऑफ ए पावर एम हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद से देखिए रूल ऑफ सर्च था। अब आ जाएंगे हम किसमें, अब आते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में तो पता ही है 2 से विभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो 2 से विभाज्य वही है जिसमें अंतिम अंक कितना हो जाए, 0 आए या कोई सम संख्या आ जाए। देखिए 3 से विभाज्य संख्या क्या होती है, संख्या 3 से विभाज्य संख्या, ये हेडिंग है, 2 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या क्या होती है, कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसके संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। अंकों का योगफल कितना हो, 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 378 है, 81 है, देखिए इसका अंकों का योगफल भी कितना, 3 से विभाजित है। 8 1 9, 3 से विभाजित है 9, तो इसका मतलब 81 भी कितना होगा, 3 से विभाजित होगा। इसके बाद से देखिए 4 से विभाजित संख्या कैसे निकालेंगे, 4 से विभाजित संख्या तभी होती है जब उसके अंतिम 2 अंक 0 आ जाए, अंतिम 2 अंक 0 आ जाए या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या किससे होती है, 4 से विभाजित होती है। देखिए एग्जांपल में अंतिम 2 अंक 0 है, 4 से कट जाएगा, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा हमारा किससे, 4 से डिवाइड होगा। इसका देखिए 5 से विभाजित संख्या में पता है अंतिम में 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 5 से विभाजित हो जाएगा, ये तो पता ही है। इसके बाद से अगला देखिए 6 से विभाजित संख्या क्या होती है, 6 से विभाजित संख्या क्या होती है, 6 से कोई डायरेक्ट रूल नहीं होता है, जो 6 से वो संख्या तभी विभाजित होगी जो 2 और 3 से, देखिए इसका फैक्टर क्या होता है 2 × 3, जो संख्या 2 से विभाज्य है, जो संख्या 3 से विभाज्य है, वो 6 से भी विभाज्य होगी। ये चेक करिए 216 है, 2 से होगा, 3 से भी हो जाएगा, इसका मतलब 216 6 से भी विभाज्य होगा। क्लियर। 8 से विभाज्य संख्या में कुछ नहीं देखना, 8 से विभाज्य में लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 है या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाती है, 8 से विभाजित हो जाती है। 9 से विभाज्य संख्या जस्ट लाइक कितना, 3, जैसे 3 में जैसे चेक करते हैं सभी के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो उसी तरह इसमें भी है, अगर अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या भी 9 से विभाज्य होकर, देखिए 8 189 एग्जाम्पल लेंगे तो 9 8 17 1 18, 18 कितना 9 से विभाज्य है, इसका मतलब 189 भी क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, 11 से विभाज्य संख्या। 11 से विभाज्य संख्या कैसे देखते हैं, देखिए 11 से विभाज्य संख्या कैसे देखते हैं, कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होता है, कि जब उसके सम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर कितना आ जाए, 11 आ जाए, तो संख्या किससे विभाजित होती है, जल्दी बताइए किससे होती है, 11 से। जैसे एग्जांपल है 7359, हमें पता है ये सम प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे है, विषम स्थान पे, ये सम प्लेस पे है, फिर ये ऑड प्लेस पे, ये विषम स्थान पे, यानी कि 7 और 5 12 हो जाएगा, और 9 और 3 12, 12 - 12 कितना 0, तो देखिए इनका डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा किससे 11 से विभाजित होगा। अब आ जाइए मेंसुरेशन पे, मेंसुरेशन पे आइए। मेंसुरेशन में सबसे पहले ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल का फिगर हमें ये पता ही है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसको तीनों साइड बराबर होती है। देखिए तीनों साइड ए एंगल के है और इसकी हाइट h है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, एरिया का फार्मूला a बराबर √3/4 और कितना साइड का स्क्वायर यानी a², और हाइट h अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा √3/2a। क्लियर है, ये होता है। देखिए इसके बाद से अगला देखिए, इक्विलैटरल के बाद से हम आ जाएंगे किस पे, आइसोसेलिस ट्रायंगल पे। किसमें, आइसोसेलिस ट्रायंगल पे। देखिए एक तो फार्मूला यूनिवर्सल है जो हर जगह लगता है, बेस इंटू हाइट कितना होता है, आइसोसेलिस क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, तीसरा डिफरेंट होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जब हमें साइड पता है, तो देखिए ये b है, ये a है तो b/4 √4a² - b², ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। नहीं तो हमें एक एरिया निकालना, अगर हाइट पता है, देखिए अगर हाइट पता है, ये बेस है, तो कितना होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये सब जगह लगेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट तो सब जगह लगता है ना, लेकिन हमें हाइट नहीं पता है इसकी, तो हम ये वाला फार्मूला लगा के साइड से तो हम क्या कर देंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। इसके बाद से देखिए ये कौन सा है,
दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा इसको। इसके बाद से हमारा हो जाएगा आइसोसेलिस, हो ही गया। इसके बाद से स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? इसका देखिए, इसका एरिया निकालने का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस और इंटू क्या होता है? हाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस क्या है हमारा? b है और हाइट क्या है? h है, तो 1/2 b इंटू एच कर देंगे तब भी हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। देखिए जब भी हमारा क्या होता है, अगर किसी ट्राइंगल की बेस है और उसकी हाइट पता है, हाइट हमें पता है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, एरिया निकल जाएगा। और ये एरिया निकालने का फार्मूला कौन सा था? ये एरिया निकालने का फार्मूला हमें साइड से था। जब तीनों साइड पता हो तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, जिसमें आइसोसेलिस में क्या होता है? समद्विबाहु है तो ये दोनों हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। दो साइड इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। एक डिफरेंट होगा तो ये हमारा फार्मूला लगा देंगे साइड से। अगर हमें हाइट पता चल गया तो ये यूनिवर्सल फार्मूला, हाइट पता है तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगला देख लीजिए। इसके बाद से आता है स्केलिंग ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु में क्या होता है? तीनों हमारे साइड अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाइए। अगर हाइट हमें पता है, देखिए अगर हाइट पता है तो बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, पहला हमारा सीधा एरिया निकल जाएगा। नहीं हमें हाइट पता है, ए बी सी है, तो इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस क्या हमारा? सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एस की वैल्यू निकल जाती है। जब एस निकल गया तो फिर हमारा एरिया निकल जाएगा, कर लेंगे इसमें। इसके बाद से अगला देखिए, विषम बाहु के बाद से हमारा जो होता है अगला देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब होगा तो हमारा क्या होगा? देखिए ये बेस हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है। सपोज करिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया का फार्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच कर दीजिए। और हाइट कैसे होगा? इसमें पता है ना, इसको अगर बेस मानेंगे, बेस हो गया तो ये हमारी हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए, हमारा एरिया का फार्मूला निकल जाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। और इसमें हम क्या कर देंगे? अगर ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा क्या है? इसको सपोज करिए एक्स है तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे तो ये हमारा एक्स निकल जाता है यहाँ से। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गई, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो आ जाएगा। ठीक, इसके बाद से देखिए, इसके बाद से हम बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर में क्या हो गया? ये ए हो गया, ये बी और सी हो गया और डी हो गया। सब के सब सपोज करिए साइड सबकी क्या है? ए है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं तो इसका एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? एरिया का फार्मूला से पहले पेरीमीटर देख लीजिए। पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4 इंटू साइड होता है, पी ए 4a हो जाएगा। एरिया करेंगे तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल एक होता है, ये देखिए जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल होता है। डायगोनल का फार्मूला क्या हो जाएगा? डी बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। डी बराबर हो जाएगा हमारा, डायगोनल ए भी ए है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a। डायगोनल का फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a। कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2a। ये डायगोनल का फार्मूला होता है। ठीक, ये चीज़ें यही 3 फार्मूला पढ़िए इसमें। ठीक, अगर हमें इसमें एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल पूछे, एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल पूछे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई 2। कितना? डी स्क्वायर बाई 2। ये होता है फार्मूला, डी स्क्वायर बाई 2। एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल क्या होता है? डी स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? इसके बाद से देख लीजिए अगला। इसके बाद से अगला जो हमारा आता है वो है हमारा कौन सा? आयत। क्या आता है? आयत। देखिए रेक्टेंगल, ये क्या है? आयत। आयत में देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया? डी हो गया। इसको लेंथ मानिए, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बराबर कितना हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। और एरिया का फॉर्मूला पता है, ये ए बराबर कितना होता है? एल इंटू बी। कितना होता है? एल इंटू बी। डायगोनल की बात करेंगे तो ये हमारा डायगोनल होता है और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है हमारा कितना? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही 3 जानी है, ये फार्मूला होता है, सब हमें पता ही है। इसके बाद से हम बात करेंगे किसका? देखिए इसके बाद से बात करेंगे हम पैरेललोग्राम का। किसका? पैरेललोग्राम का। इसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम की हिंदी होती है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है बच्चों? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आपको दिख रहा होगा, देखिए
पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या होता है, टू सम ऑफ द एडजेसेंट साइड, टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी। देखिए ये ए है इस साइड, ये क्या है बी है, तो ये सारा पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी। और एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। 1/2 मत करिएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट किसका होता है, ट्राइंगल का होता है, लेकिन इसका सिर्फ बेस इंटू हाइट होता है। क्लियर है, ये एरिया पैरेललोग्राम हो गया। अगला देख लीजिए, इसके बाद अगला हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस है, ठीक है, क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस में देखिए ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल क्या है, D1 है, ये डायगोनल क्या होता है, D2 होता है। तो एरिया का फार्मूला होता है A बराबर, देखिए एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल है ना, तो डायगोनल का फार्मूला कैसे हो जाएगा, जल्दी बताइए। डायगोनल हो जाएगा हाफ ऑफ D1 इंटू D2। कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ D1 इंटू कितना, D2। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, एरिया का फार्मूला हो गया, ठीक है। और इसमें चूंकि रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होंगे। सपोज करिए ए है, ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a। पी बराबर कितना, 4a। परिमाप कितना होता है, 4a होता है। क्लियर। अब इसके बाद से देखिए अगला फार्मूला देखिए, इसके बाद से रोम्बस के बाद से, और जो भुजाओं में साइड्स होती है ना, भुजाओं और जो डायगोनल में जो रिलेशन होता है वो होता है बच्चों इसमें क्या, 4a² बराबर D1² प्लस D2²। क्या होता है, 4a² बराबर D1² प्लस कितना होता है, D2²। एक फार्मूला होता है डायगोनल में और साइड में रिलेशन होता है, ठीक है, डायगोनल में और साइड में रिलेशन होता है किसका, रोम्बस का। रोम्बस हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या होता है, समचतुर्भुज। इसका ये फार्मूला हो गया, ठीक है। भुजाओं में और किस में, डायगोनल यानी विकर्ण में ये संबंध होता है। इसके बाद से देखिए अगला 2D फिगर हमारा है ट्रेपेजियम। क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में पता ही है ट्रेपेजियम क्या होता है। देखिए ये हमारा पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ क्या है, बी है, बी ए के पैरेलल है, इसकी लेंथ क्या हो गई, ए हो गई। ये नॉन पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ सी है, इसकी लेंथ डी है। दिखाई दे रहा है ना, इसमें से देखिएगा अच्छे से, उसमें दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम, देखिए ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों, समलंब चतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं। और देखिए ये हमारी पैरेलल साइड होती है, ये हमारा, ये दोनों पैरेलल है, इसकी लेंथ बी है, इसकी ये है। ये हमारा नॉन पैरेलल साइड हो गया, इसकी लेंथ सी हो गई, डी हो गई, और ये ट्रेपेजियम की हाइट हो गई। तो एरिया का फार्मूला होता है ए बराबर हाफ ऑफ पैरेलल साइड का सम, यानी ए प्लस बी, और इंटू कितना होता है, हाइट। इंटू क्या होता है, हाइट। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, ठीक है। अगर हम इसकी किसकी बात कर ले, अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात कर ले तो चारों साइड पे ऐड कर लीजिए, पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, ये पेरीमीटर हो जाएगा। चारों साइड को ऐड कर लिए, पेरीमीटर निकल के आ जाता है। क्लियर। अगला देखिए इसके बाद 2D फिगर जो हमारा होगा, हाँ बस अब इसके बाद से 3D में आ जाएंगे। किसमें, 3D में। चलिए 3D में हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ पे एक हमारा बहुत अच्छा ग्राफ है, इसको समझ लेते हैं 3D में। देखिए ये हमारा 3D का फिगर देख लीजिए, इसको देखेंगे तो यहीं से हो जाएगा हमारा सारा चीज क्लियर, ठीक। देखिए 3D का फिगर देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा है क्यूबाइड, इसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। क्या होता है, घनाभ, ठीक। घनाभ होता है, इसमें क्या होता है, LBH लेंथ ब्रीथ साइड, लेंथ ब्रीथ और हाइट होती है 3। अगर हम कर्व सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं बच्चों। देखिए इसको लेटरल बोलते हैं या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच होता है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल इसके बाहर के क्षेत्रफल कितने हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो जो हमने LB और छोड़ दिया था तो 2 टाइम्स LB इसमें ऐड हो जाता है, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, LBH हो जाएगा। ये वॉल्यूम अब क्यूबाइड हो गया। क्यूब को क्या बोलते हैं बताइए, घन। क्या बोलते हैं, घन। ये घन होता है। घन में सबके सब साइड कितने होते हैं, ए के होते हैं। तो हम पूछे कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कितना होता है, 4a², ठीक है। छत को और फर्श को छोड़ दीजिए, बाकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 4a²। इसी को कर्व या लेटरल बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर लिए तो 6a² हो जाएगा। और जो हमारा LBH इसमें होता है तो इसमें तीनों सेम है तो a³ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला देखिए, इसके बाद से राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये रेडियस होता है, ये नीचे का पार्ट क्या होता है, सर्कुलर होता है। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। देखिए r ऊपर है तो r नीचे भी होगा। हाइट है तो हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया कितना, 2πrh। कितना होता है बच्चों, 2πrh। टोटल सरफेस एरिया में हम πr² ला करके 2πr² इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। और हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना होता है, πr²h, पता है ना, πr²h। इसके बाद से अगला देखिए, अगला इसमें दिया है कोन। क्या है, राइट सर्कुलर कोन। देखिए
राइट सर्कुलर कोन, इसी को बोलते हैं क्या, शंकु। क्या बोलेंगे बच्चों, शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु। शंकु में क्या होगा हमारा, देखिए शंकु हमारा फिगर देख ही रहे हैं, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होती है L, ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई हमारा, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते फिगर को, ठीक है। देखिए ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये हमारा h हो गया, परपेंडिकुलर हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया r। ये नीचे का पार्ट क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो रेडियस होगा r। अगर हम बात करेंगे पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया को ही शॉर्ट में सी एस से बोलते हैं, और टी एस से टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और इसके बाद से हमारा वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर बेलन का याद है तो इसका भी याद हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद से देखिए स्फेयर की बात करेंगे, स्फेयर को बोलते हैं क्या, गोला। क्या बोलते हैं बच्चों, गोला। तो गोला होता है हमारा स्फेयर। स्फेयर में देखिए गोला है, गोला हमारा ये 3D फिगर है, बट इसको हम ऐसे ही बनाएंगे इस पे। तो ये गोला है, इसकी रेडियस कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक r है। तो इसमें क्या होता है ना, कर्व की बात ही नहीं होती है। कर्व अगर पूछेगा कर्व सरफेस एरिया, तो इसी को समझिएगा टोटल सरफेस एरिया। सी एस से बराबर टी एस से होता है, दोनों 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वैसे एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि लेटरल या कर्व की बात ही नहीं करते, इसमें सीधे टोटल की बात करते हैं। तो टोटल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। इसके बाद से देखिए अर्धगोला है, इसको आधे से कट कर दिए तो अर्धगोला बन गया, तो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम कर्व की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सुनिए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर किसका, स्फेयर का। तो सेमी स्फेयर में आएंगे, अर्धगोले में आएंगे, तो इसका आधा कर देंगे तो सी एस से निकल के आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में जो नीचे सर्कुलर पार्ट है पाई आर स्क्वायर ला के ऐड कर दिए तो 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो गोले का आधा होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब है, 2/3 पाई आर क्यूब आधा कर दीजिए। क्लियर हुआ बच्चों। ये हमारा हो गया 3D फिगर का पूरा फार्मूला। अब हम आएंगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का हमने टेबल याद करने का तरीका आपको बता दिया था। क्या बताया था, हमने बताया था बस साइन याद रखिएगा और टेन याद रखिएगा, बाकी सबके सब याद हो जाएंगे, पता ही है हमें। साइन का हमारा साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। इसको 1/√2 करिएगा, ठीक है ना, इसको 1/√2 करिएगा, इसको लिख करके 1/√2। ये कितना होता है, √3/2 होता है, और ये कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो हमारा कॉस पता चल जाता है। कॉस कितना होता है 1, ये कितना होता है √3/2 हो जाएगा 30 की वैल्यू, और इसका 1/√2 करिएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, तो 1/√2 से याद करिएगा। इसका 1/2 0। अब देखिए टेन हमें याद करना है, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 करिएगा, 1/√3। ये मत याद करिएगा, √3/3 मत याद करिएगा, 1/√3 याद करिएगा। फिर 1045 1 होता है, 1060 √3, 1090 नॉट डिफाइंड होता है। जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है बताइए, कॉट निकल के आता है ना, 10 का उल्टा कॉट होता है, इसी को पलट दीजिए तो हमारा कॉट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 1/√3 कर लीजिएगा, ठीक है। हम 10 का उल्टा कर देंगे तो कॉट हमें पता चल जाएगा। कॉस थीटा है, ये क्या है हमारा, कॉस है ना, साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक, ये क्या हमारा कोसेक थीटा है। क्या बच्चों, कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। इसको करिएगा, ये कॉस नहीं है, इसको कोसेक लिखिए, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा है हमारा, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो 0 है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 है तो 1/2 है तो उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 है उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा करिए तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2/√3 इसको लिख सकते हैं, कितना, 2/√3, ऐसे याद करिएगा 2/√3। फिर इसका 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ऐसे हम उल्टा कर देंगे, कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सेक निकल के आ जाएगा, और हमारा कॉट तो हमें पता है 10 का उल्टा है, ऐसे इसको याद करते हैं। इसके बाद से देखिए इसमें, इसी में देखिए हम आपको बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों, ये हमारा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए ये हमारा एंगल थीटा है, तो इस हिसाब से ये बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक होता है। क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 10, और फिर क्या होता है, कॉट सेक कोसेक। इसी के नीचे लिख लीजिए कॉट सेक कोसेक। देखिए इसी के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए कॉट हो जाएगा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा,
और कॉस का क्या होता है सेक थीटा, यहाँ पे करिए, और ये हमारा किसका होता है साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कितना कॉसेक थीटा। देखिए यहीं पे लिख देते हैं क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन एच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पी अपॉन एच हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो पी अपॉन कितना होता है एच होता है। हमें पता है कॉट टेन का उल्टा होता है तो एच अपॉन पी कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉसेक सेक हमारा कॉसेक कॉस का क्या होता है उल्टा होता है तो एच अपॉन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा कॉसेक कितना होता है साइन का उल्टा होता है तो एच अपॉन पी हो जाएगा, कितना एच अपॉन पी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक में क्या रिलेशन होता है पता है, देखिए कर देते हैं इसमें। साइन किसका उल्टा होता है बताइए, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कितना कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है पता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन कितना सेक थीटा। ठीक, और टेन थीटा बराबर कितना होता है बच्चों बताइए, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ये रिलेशन पता है ना। और एक रिलेशन और होता है साइन थीटा बराबर साइन थीटा नहीं टेन थीटा। ठीक है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पता है ना। ठीक, इसके बाद से देखिए कॉट थीटा हम करेंगे, कॉट थीटा बराबर कितना होता है तो उल्टा कर देते हैं कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। ये रिलेशन होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है इनके बीच में ये रिलेशन होता है। इसके बाद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, देखिए एक होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, पता है ना। चलिए इसके बाद से दूसरा देखिए, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक हमारा ये आइडेंटिटी हो गया। तीसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा, कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, नीचे के दो फार्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इसको उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इसको उधर करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से याद करना थोड़ा ज़्यादा आसानी होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बता रहे हैं सारे वाई ग्रुप में, एक बार आप सब देख लीजिए, सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे पीछे के जो भी फार्मूले बताए हैं। अब इसमें से ट्रिग्नोमेट्री में यही होगा हमारा रिलेशन टेबल, और ये चीज़ें याद करिए क्वेश्चन करके आ जाएंगे। इसके बाद से देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, देखिए हैंडशेक के बारे में। दो फार्मूला और देख लीजिए जो इसमें हम लिखवाए नहीं है लेकिन हम बता देते हैं आपको, इसको बता देते हैं आपको। देखिए क्या होता है हैंडशेक के बारे में। ठीक, हैंडशेक हाथ मिलाते हैं ना पार्टी में। अगर देखिए पार्टी में आप जा रहे हैं, पार्टी में n लोग मौजूद है, कितने n लोग, ठीक है, तो कितने तरीके से प्रत्येक एक दूसरे से अगर हाथ मिलाते हैं तो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। तो फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों बताइए, n-1/2। कितना होता है n-1/2, इतने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। अगर कहेगा पार्टी में 18 लोग मौजूद है तो कितने तरीके से हाथ मिलाएंगे, तो 18 माइनस 1 कम कर देंगे तो 18 - 17 / 2, ये फार्मूला होता है। अगर पार्टी में n लोग मौजूद है, गिफ्ट की बात होती है, किसकी गिफ्ट की, देखिए गिफ्ट की बात होगी तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जब गिफ्ट की बात होगी तो गिफ्ट क्या हो गया, देखिए गिफ्ट दोनों तरफ से दिया जाता है, ठीक है ना, एक तरफा नहीं होता है गिफ्ट। गिफ्ट क्या होगा, दोनों तरफ से दिया जाएगा, एक इधर से देंगे फिर दूसरा वाला उनको देगा। तो पार्टी में अगर n लोग मौजूद है, प्रत्येक एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो कितने तरीकों से गिफ्ट दे सकते हैं, तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि n-1/2, ये तो ऊपर वाला फार्मूला हो गया, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट हम दोनों तरफ से दे रहे हैं तो 2 कंसीडर होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला हो जाता है हमारा n ब्रैकेट में n-1, ये फार्मूला होता है, ठीक है, n ब्रैकेट में n-1, ये फार्मूला होता है, देख लीजिए क्या होता है n-1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इतना करके आइए। अब प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई टोटल केसेस जो होता है उस पर डिवाइड कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। ये हमारा हो गया टोटल, ठीक है, ये हमारा हैंडशेक हो गया, ये हो गया हमारा गिफ्ट का। बस इतने सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट हमने बता दिया,
करके आइएगा, पूरी तरीके से एक बार देख लीजिए, फार्मूले सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर सारी चीजें आप करके आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।